सामीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ बखैर होंगी। सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने अपना कीमती वक्त मेरे चैनल रहबर को दिया। आज के अफसाने का उन्वान है एतराफ़, जिसमें मैंने किसी शराबी शख्स के अहलो अया यानी उसके परिवार वालों की दुखती रग को छुआ है, जिसकी कसक आप भी महसूस करेंगे। तो आगाज करती हूँ इस हकीकत का। कितने ही घरों को फूका है शराब ने, कितने ही घरों को फूका है शराब ने, अफसोस पाबंदी लगाई न सरकार ने। दिसंबर का महीना था, हल्की हल्की सुबह नमूदार होना शुरू हुई। सोने की थाली की चमक की किरणें कोहरे के सीने को चीरती हुई आसमान से जमीन पर उतरना शुरू हुई। जाड़े और भूख की सख्ती से लाचार मुन्नी बोसीदा से बिस्तर में दुपक कर सो रही थी कि कबाड़े वाले की आवाज रद्दी वाले बोतल वाले ने गहरी नींद में सो रही मुन्नी को जगा दिया। बेधुला चेहरा, गंदे उलझे हुए बाल, फटे कपड़े, नंगे पैर जो घर की तस्वीर पेश कर रहे थे, जिनके नजदीक 2 वक्त की रोटी सबसे बड़ा मसला थी, जिसका जिम्मेदार उनका अपना बापू था। गीजर से भरी आंखों को मलती हुई मुन्नी उठी और सीधी बापू की चरपाई के पास गई। चरपाई के नीचे रखी खाली शराब की बोतल को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। बोतल उठाकर वो सीधी कबाड़े वाले की आवाज के पीछे पीछे गई। साथ में उसकी तोतली आवाज लुक जाना भैया थी और चंद मिनटों में उसके करीब जा पहुंची। कबाड़े वाले के हाथ में बोतल थमाते हुए अपना छोटा सा हाथ फैला दिया। उसने मुन्नी के हाथ पर 1 का सिक्का रख दिया, जो रोज का मामूल था। यही सिक्का फकत उसका हिस्सा था। हर गम से बेगाना बचपन इस रुपए से ही बहल जाता था। घर आकर मुन्नी ने अपना छुपा हुआ गुल्लक निकाला और चूल्हा फूकती अम्मा के पास आकर बैठते हुए रुपया गुल्लक में डाल दिया। गुल्लक को बजाते हुए चहक कर बोला, अब तो मेरे पास बहुत सारे पैसे जमा हो गए। अब तो मैं स्कूल में मेरा नाम लिखा दोगी ना अम्मा? अच्छे बच्चों की तरह मैं भी स्कूल जाऊंगी। छोटी सी मुन्नी की बड़ी बड़ी बातें सुनकर चूल्हा फूकती अम्मा की आंखें नम तो थी ही, अब गला भी भर्रा उठा। साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछते हुए उसने मुन्नी को गले लगा लिया और रुंद गले से कहने लगी, हाँ मेरी बच्ची, तू पढ़ना, खूब पढ़ना। अभी बहुत छोटी है बेटी, और बड़ी जब हो जाएगी। अभी बहुत छोटी है बेटी, और बड़ी जब हो जाएगी। बली बली जाऊं मेरी बिटिया रानी, तू पढ़ने जरूर जाएगी। मेरी बिटिया रानी, पढ़ लिख कर तू मास्टरनी बनना और सबको खूब पढ़ाना। शिद्दत जज्बात के सैलाब में अम्मा आगे बहती कि गोलू की आवाज ने रोक लिया। अम्मा, चाय बन गई क्या? बना रही हूँ, रुक जा बेटा। आंगन से बड़ा सा थैला कंधे पर रखते हुए गोलू ने कहा, नहीं अम्मा, देर हो रही है, सूरज निकल आया है, कहता हुआ
अपनी जिम्मेदारी निभाने की दिया। बापू की गैर जिम्मेदारियों ने गोलू के कंधों पर किताबों की बस्ती की जगह कबाड़े का थैला लाद दिया। गलियों से गुजरता हुआ वो अब सड़कों पर इधर उधर अपने मकसद की तलाश में निगाहें दौड़ा रहा था। गोलू बंद दुकानों के सामने से पट्टे, कागज, डिब्बे और दीगर चीजें समेटता हुआ अपने मकसद को पूरा करने में कोशा था। बच्चों के स्कूल के वक्त ने सड़कों पर रौनक पैदा कर दी। बच्चों से लदी गाड़ियां, रिक्शे और ऑटो तेज रफ्तार में इधर से उधर दौड़ने लगे। हर कोई स्कूल टाइम पर पहुंचने की फिक्र में आगे निकलने की कोशिश कर रहा था, तो कोई वालिदैन अपने बच्चों की उंगली थामे जल्दी चलो कहते हुए चले जा रहे थे। गोलू वहीं खड़ा उन्हें बगौर देखने लगा। उसकी निगाहों के सामने अपना बापू घूमने लगा। उसकी डांट फटकार कानों में गूंजने लगी। गोलू उन बच्चों की जगह कभी अपने आप को तो कभी मुन्नी को तस्वुर करता। इससे पहले कि गोलू कोई सुनहरा सपना देखता कि एक बच्चों से लदा रिक्शा तेज रफ्तार से उसके नजदीक से गुजरा। उसमें झूलते हुए एक किताबों के बैग ने धीरे से जुम्बिश दी और वो वहीं पटरी पर गिर गया। गोलू को ऐसा लगा मानो बैग उसे समझा गया। नहीं, ख्वाबों की दुनिया में उड़ना ठीक, ख्यालों की दुनिया में कदम रखना संभल के। तुम्हें सफर तय करना है, चलना संभल संभल के। फिर वो संभल कर उठा और अपना कबाड़े का थैला उठाकर कबाड़े वाले की दुकान की तरफ चल दिया। दुकानदार ने हिसाब करके उसके हाथ पर रुपए रख दिए। गोलू जालिम जमाने से बेखबर नीची निगाह से अपने रुपए गिनता हुआ घर की तरफ आ रहा था कि एक लफंगा सा लड़का उससे टकराया और हाथ मार कर ले गया। थोड़ी दूर पर टहलते हुए किसी शख्स ने उसे पकड़ लिया और गोलू के रुपए वापस दिलवाए। घर आकर अम्मा को रुपए देते हुए खुश होकर गोलू बोला, अम्मा पूरे 50 रुपए हैं। रुपए संभालते हुए अम्मा ने इत्मीनान की सांस ली। गोलू की आवाज सुनकर मुन्नी अपना गुल्लक बजाते हुए बोली, भैया देखो मेरे पास बहुत सारे पैसे हो गए, अब मैं जा सकती हूँ ना स्कूल। अपनी छोटी सी मुन्नी की बड़ी सी समझदारी पर खुश होता हुआ 11-12 साल का गोलू भरपूर जोश के साथ बोला, हाँ मुन्नी तू जाएगी स्कूल, मैं पढ़ाऊंगा तेरे को। वहीं चारपाई पर पड़ा बापू दोनों की बातें सुनकर बड़बड़ाया, पढ़ने जाएगी, ला इधर गुल्लक। छिन जाने के डर से मुन्नी ऐसी भागी जैसे भागे देखकर फन फैलाए नाक। कल के दिन आज से बेहतर होंगे, गोलू की अम्मा इसी उम्मीद की सहारी रही। लेकिन दिन हफ्तों और हफ्ते महीनों और महीने सालों में ढलते रहे, लेकिन गोलू के बापू के रद्द अमल में कोई फर्क नहीं आया। घर की डूबती नैया को पार लगाने में गोलू साहिब किरदार रहा। जिंदगी से जद्दोजहद करते कराते गोलू और मुन्नी ने शऊरी में कदम रख दिए। किसी शायर ने कहा, शऊर बख्शा है जिनको खुदा ने, शऊर बख्शा है जिनको खुदा ने, बचा ले गए भंवर से वो सफीने को। गोलू का बापू शादी से पहले
आम इंसानों की तरह इंसान था और शादी के बाद भी कुछ सालों तक सही मायनों में अपने फराइज अंजाम देता रहा। ये किस्मत की सितम ज़रीफी कहिए कि उसकी मुलाकात कल्लू नाम के एक बदकिरदार शख्स से हो गई। कहते हैं सोबत का असर खाली नहीं जाता। नतीजा ये हुआ कि खुद का, बीवी बच्चों का और घर का मुस्तकबिल तारीखों में गुम हो गया। जिस चमन का निगहबान ही बेपरवाह हो जाए तो यकीनन फिजा आकर कब्जा कर लेगी। कुछ ऐसा ही कल्लू के खानदान के साथ भी हुआ। जिंदगी की तलखियों का सामना करते करते गोलू की अम्मा मजीद बीमार रहने लगी। एक रोज जब तबीयत ज्यादा नासाज हुई तो गोलू अम्मा को लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब ने तमाम चेकअप वगैरह करने के बाद बताया कि इनकी किडनी फेल हो चुकी है, इन्हें फौरन एडमिट करा दिया जाए। गोलू की अम्मा की इस हालत को देखकर अफसरदा अंदाज में शायर ने कहा, आज दम तोड़ती है जिंदगी से हार कर, आज दम तोड़ती है जिंदगी से हार कर, जो कभी तहजीब व नाजों की पाली रही। रात किसी बेवा की तरह सोगवार और रूखी फीकी थी। हर तरफ स्याही फैली हुई थी। आसमान पर सितारे सरगोशियों में मसरूफ थे, जिनकी फीकी फीकी टिमटिमाती रोशनी सिर्फ उनके वजूद होने का पता दे रही थी। ऐसी नाखुशगवार और भयानक रात में गोलू अपनी अम्मा की एक हाथ में दवा की थैली और दूसरे हाथ से दवा की शीशियों को सीने से लगाए तेज तेज कदम उठाकर नर्सिंग होम जल्दी पहुंचने की फिक्र में सड़क पार कर रहा था कि तेज स्पीड से चलती बाइक से टकराया और दूर जा गिरा। उसके सर पर चोट लगने से खून काफी बह चुका था, जिससे उसकी हालत नासाज हो गई और चंद मिनटों में ही गोलू अपनी माँ के पास वाली पलंग पर पड़ा था। इजहार अफसोस करते हुए शायर ने कहा, कसूर आतिशे खुर्शीद का नहीं हरगिज, कसूर आतिशे खुर्शीद का नहीं हरगिज, लहू की आग ने ही झुलसा दिया सफीने को। रोती बिलकती मुन्नी को अब बापू सीने से लगाकर रो रहा था। आज उसके दिल में एहसासो अमल की चिंगारी फिरोजा हुई और उसने एतराफ किया। वो चीख चीख कर कह रहा था, इनकी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ डॉक्टर साहिब। अपने अमालों की सजा मुझे मिलनी चाहिए, ना कि मेरे बीवी बच्चों को। आज मेरे पास पैसा नहीं तो क्या, मैं अपने खून की एक एक बूंद दूंगा। मेरी किडनी ले लो साहिब, मेरी बीवी को बचा लो। मैं अपने जिस्म का एक एक हिस्सा बेचने को तैयार हूँ, अपने चमन की फिजा में बाहर लाने के लिए। इस मौके को भी शायर ने हाथ से न जाने दिया और कहा, जाहिर में जो दुनिया का गुनाहगार निकल लगा, जाहिर में जो दुनिया को गुनाहगार लगा, बातिन में वो साहिबे किरदार निकला। वहीं बेड पर पड़ी माँ और बेटे के कानों में दूर से आते बापू के ये अल्फाज किसी दवा के डोज से कम न थे। जो कभी तीर की तरह चुभते थे, आज एक एक उसका अल्फाज उन्हें जिंदगी की तरफ खींच कर ला रहा था। अब माँ और बेटे ने धीरे धीरे आंखें खोल दी, जिनमें जिंदगी की चाहत और जीने की आस थी। गोलू की अम्मा ने
अपने आप से मुखातिब होते हुए शायराना अंदाज में कहा, देख तो ऐ दिल कौन आया है, यकीन नहीं होता। देख तो ऐ दिल कौन आया है, यकीन नहीं होता। यक बयक उभरी है एक आवाज दहलीज पर।